हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। और हमारा चल रहा है सैम्पल पेपर 2024 CBSE का, ठीक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, ओके। तो हमने जो पिछली वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे सेक्शन डी एंड सेक्शन ई की, ठीक है। सेक्शन डी और सेक्शन ई की हम बात करेंगे आज, ठीक है। सेक्शन डी एंड ई, ठीक है, ये हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सैम्पल पेपर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं सेक्शन सी और सेक्शन जो है सेक्शन डी में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में अगर देखें तो सेक्शन डी में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लेंदी भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेंदी होगा यानी कि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और सेक्शन ई जो है वो होता है केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। केस स्टडी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन यानी कि आपको एक सिचुएशन दी होगी पूरी अच्छी सी, ठीक है, पूरी एक कहानी जैसी दी होगी और उसी से रिलेटेड हमें क्या दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे केस स्टडी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आसानी होता है, ठीक है, ईजी होता है, ठीक है। बस आपको अगर नॉलेज है, अच्छी सी नॉलेज है हर टॉपिक की, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डी और ई के हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें हमने सेक्शन ए, बी और सी, ये तीनों सेक्शन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन ए हमारा जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, सेक्शन बी वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, ठीक है, पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये जो बोट वाले क्वेश्चन है या स्पीड और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको करने का थोड़ा अलग सा तरीका होता है, ठीक है। अलग सा तरीका नहीं, ठीक है, लेकिन इनके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, ठीक है। और ये कह रहा है मोटर, पहले गिवन जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें गिवन दे रखा है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो हमारी बोट की स्पीड है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, स्टिल वाटर का मतलब होता है हमारे पास ठहरा हुआ पानी, क्या, ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी यानी कि जैसे पानी अभी चल नहीं रहा है, बिल्कुल क्या है, शांत है, तो उसमें बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैं मान लेता हूँ अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी तो लेट स्पीड ऑफ, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब हुआ पानी की जो धारा होती है ना, उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया, ठीक। और जो जो हमें गिवन दिया था मैंने लिख दिया, क्या लिखा हमने, स्पीड ऑफ बोट जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, यानी कि पानी का बहाव कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। यानी पानी जो है, यानी कि जो नदी का पानी होगा उसकी जो धारा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर, जिसकी हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है बोट है हमारे पास, क्या है, मोटर बोट है। अब मोटर बोट है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, एक स्ट्रीम है, क्या है, एक स्ट्रीम है, ये एक नदी है, ठीक है, जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये पानी बह रहा है इसमें, और इसमें एक क्या है, बोट बनी हुई है, क्या है, इसमें एक बोट है, ठीक है, एक बोट है। और बोट की जो स्पीड है, ठीक है, बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये खुद की उसकी स्पीड है, यानी कि खुद की, वो अगर स्टिल वाटर में भी है तो उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये सिर्फ बोट की स्पीड है। और ये जो पानी की स्पीड है वो कितनी है, वो हमने मान रखी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, नीचे को जाएगी तो इसका मतलब है इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अप को जाएगी यानी कि यहाँ से ऊपर को जाएगी तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम, क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी बोट, ठीक है, बोट जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसका मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी तो बोट जो है उसकी अपनी स्पीड तो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और या जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, वो भी स्ट्रीम की स्पीड भी कहाँ है, नीचे को ही है, और बोट भी कहाँ जा रही है, नीचे को जा रही है, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है हमारे पास, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि x+18। तो बोट की जो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में वो x+18 हो जाएगी। और अप स्ट्रीम में अगर बात करें, अप स्ट्रीम में बात करें तो बोट अगर ऊपर को जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही है, और लेकिन पानी तो कहाँ जा रहा है, ठीक है, पानी कहाँ, पानी की वो जो यानी कि स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, नीचे को है, यानी कि बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब भी अप स्ट्रीम में जाती है, अप स्ट्रीम का मतलब है बोट जो है स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब बोट की स्पीड कितनी है, 18 है, बोट की स्पीड कितनी है, 18 है, और लेकिन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x है, लेकिन वो स्ट्रीम के अपोजिट जा रहा है, तो 18 - x कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको इतना समझना पड़ेगा, अगर आप इतना समझ गए तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने जितना समझाना था मैंने समझा दिया, ठीक है, इससे अच्छा आपको कोई और समझा नहीं सकता, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट हमें देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम देखिए हमें कितना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मुझसे कितना, अच्छा एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ गए, ठीक है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा ना, इसको पहले सबसे पहले इरेज करते हैं, ठीक है। ये हमारा सब क्या हो जाएगा, गायब, ठीक है। हाँ, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हम निकालेंगे स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ठीक है। अब मैंने सब समझा दिया कि अप स्ट्रीम में स्पीड बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 18 - x, कितनी हो जाएगी 18 - x, ये माइनस क्यों हुआ मैंने अभी समझाया था, ठीक है, 18 - x अपॉन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे को जाने में, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जहाँ स्ट्रीम है, ठीक है, जहाँ को स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, हमारी बोट भी जा रही है। तो हमारी जो बोट की स्पीड हो जाएगी 18 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी हमने क्या निकाल दिया, स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट निकाल दी डाउन स्ट्रीम में भी, स्पीड ऑफ बोट निकाल दी अप स्ट्रीम में भी, ठीक है। अप स्ट्रीम में कितना है, ये है, और डाउन स्ट्रीम में कितना है स्पीड, ये है, ठीक है। अब हमें निकालना टाइम, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, सॉरी पहले अप स्ट्रीम का निकला, टाइम इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में, और डिस्टेंस, अच्छा एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ठीक है, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट टेक्स 1 टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस भी अब क्या हुआ है, मैं गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी देखिए 24 किलोमीटर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस हमें देखिए, डिस्टेंस कितनी देखिए, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी देखिए 24 किलोमीटर। ये बोट जो है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, फिर 24 किलोमीटर अब डाउन स्ट्रीम जा रही है, जहाँ से निकली थी वहीं से वापस आ जा रही है, ठीक है, वहीं पर आप वापस आ जा रही है, पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर ऊपर को, फिर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, क्या निकालना, टाइम। अब टाइम आपको फॉर्मूला पता होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास है 24, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 24, ठीक है। अप स्ट्रीम है, क्योंकि अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 24 किलोमीटर हमारा बोट को जाना है, ठीक है। डिस्टेंस हो गई 24, और अप स्ट्रीम में जो है स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड है 18 - x,
ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा 24/80 माइनस एक्स आवर्स, इतने आवर्स लगेंगे। अब सेम हमें टाइम इन डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालना है कि डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम में भी सेम फॉर्मूला होगा और डिस्टेंस कितनी है 24 ही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर वापस आ गया वो, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमारे पास 18 + x है, तो इतना आवर्स लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? इतने आवर्स लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का टाइम निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम का हमने क्या निकाल दिया? टाइम निकाल दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और गिवन दी थी, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटर बोट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कह रहा है अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है, बोट जो है अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। 1 घंटा क्या ले रही है? ज़्यादा ले रही है जितना वो डाउन स्ट्रीम में जाने में। डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लेगी उससे 1 घंटा ज़्यादा क्या ले रही है? अप स्ट्रीम जाने में टाइम ले रही है, ठीक है। यानी कि, ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम वाला टाइम जो है वो 1 घंटा ज़्यादा है। 1 घंटा क्या है? ज़्यादा है किसे? डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। इसका मतलब है 24, यानी जो अप स्ट्रीम का टाइम है कितना है? 18 माइनस एक्स, माइनस इसमें से अगर हम माइनस करें 24/18 + x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। यानी कि जो अप स्ट्रीम वाला टाइम है ये डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। यानी कि अप स्ट्रीम में से अगर मैं डाउन स्ट्रीम को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको 24 कॉमन दिख रहा है इसमें। 24 को मैं क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 24 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा कितना? 1/18 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा -1/18 + x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 18 माइनस एक्स, और आ गया 18 + x। एलसीएम ले लिया तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 18 + x। अब ये इतना तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको भी मैं बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 18 माइनस एक्स, और ये 24, इस जो 24 है मैंने इसको उस साइड भेजा तो ये 1/24 हो गया। कितना हो गया? 1/24 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ऊपर देखिएगा, अगर मैं इसको ब्रैकेट खोलूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँ? इसको ब्रैकेट को अगर खोलूँ तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 -18 हो जाएगा + x हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर कितना था हमारे पास? 18 प्लस, ठीक है, 18 + x था, ठीक है। 18 + x था, 18 + x, और माइनस है, ठीक है। अगर ब्रैकेट खुलेंगे तो -18 हो जाएगा और +x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -18 + x। तो 18 + x है, -18 हो जाएगा, +x हो जाएगा। और नीचे देखिएगा, नीचे नीचे क्या हो रहा है? नीचे कितना हो रहा है? 18 - x है इंटू 18 + x है। तो मैंने बताया हुआ है, कल की वीडियो आप देखेंगे तो इसमें बताया हुआ है a - b और a + b। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिस कितना होता है? a² - b²। a - b और a + b किसके बराबर होता है? a² - b²। तो यहाँ सेम वही बन रहा है, 18 - x है, 18 + x है। तो a - b a + b है, तो कितना बन जाएगा? a² - b², यानी कि 18² - x²। कितना बन जाएगा? 18² - x²। कितना बन जाएगा? 18² - x²। और यहाँ पर कितना हमारे पास? 1/24 बचा। तो ऊपर देखेंगे तो 18 में से 18 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 18 ये प्लस में ये माइनस में, और कितना बचा? x, और x बचा, x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो गया अपॉन 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। x² आ गया इज इक्वल टू 1/24 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/24, ठीक है। इसके आगे फिर यहीं कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से गया, 24 2 जा। अब 24 2 जा, 24 2 जा कितना होता है? 24 2 जा होता है हमारे पास 48। तो ये बन गया 48x। कितना बन गया? 48x। और ये 324 - x², ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? 324 - x²। ये बन गया इतना हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें ठीक है सही तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये 324 - x² है, इसको उठा के सबको उठा के इसी साइड ले आते हैं। किस साइड ले आते हैं? इस साइड ले आते हैं। तो सबसे पहले x² लिखते हैं, तो ये -x² है, यहाँ के कितना हो जाएगा? +x² हो जाएगा, और ये +48x, ये तो यहीं है, पहले से यहीं पर रहेगा। और ये 324 यहाँ के कितना हो जाएगा? -324 हो जाएगा, इक्वल टू 0। वहाँ कितना बचेगा? 0। ये बन गई हमारी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ फिर से। कितनी देर की है हमारे पास? x², ठीक है, +48x -324 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो हमें 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 48 आ जाए, जिनको माइनस करके कितना आ जाए? 48x आ जाए, ठीक है। तो इसको सिंपल सा पहले आप फैक्टर निकाल ही सकते हैं, ठीक है। मैं सीधे बताता हूँ कि फैक्टर कितने आएंगे।
ये आ जाएगा हमारे पास 54 माइनस 6, कितना आ जाएगा 54 माइनस 6। तो इसको लिखेंगे 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन। तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 54। कितना बचेगा, x प्लस 54। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इन दोनों में आ रहा है माइनस आ रहा है एक तो कॉमन, और आ रहा है 6 कॉमन। तो अंदर बचेगा x प्लस 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा x माइनस 54 यहाँ भी है, x माइनस 54 यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा x प्लस 54। तो x प्लस 54 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 6 का इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो आ गई x माइनस 54 और एक आ गई x इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें x क्या माना था हमने, x क्या था हमारे पास। ठीक है, अगर आप देखें क्वेश्चन, ठीक है, x क्या था हमारे पास। ठीक है, x हमने क्या माना था, ये माना था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानी थी हमने, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 आई है। ठीक है, और 6 और कितनी आई है, माइनस 54 आई है। 6 और माइनस 54 आई है, 6 और माइनस 54 आई। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, x का मतलब है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकती। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये तो हमारा नेगलेक्ट हो गया। x इक्वल टू माइनस 54 तो हम लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू 6 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें निकालना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसी का और क्वेश्चन। ठीक है, इसी का और है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन इसका और वाला है। ठीक है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 वाटर टैप। ठीक है, दो हमारे पास नल है। ठीक है, टैप मतलब नल हो गया। ठीक है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल। अगर दोनों को एक साथ खोले, मैं इसको फिगर से जरा समझाता हूँ। एक टैंक है हमारे पास, क्या है, एक टैंक है, एक टैंक है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो नल लगे हुए हैं। ठीक है, दो क्या लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा नल को थोड़ा अच्छा बनाएं, इसको गायब करते हैं। हाँ, ये हमारे पास क्या है, नल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नल लगा हुआ है, एक इस साइड से लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा नल है, एक बड़ा नल है। ठीक है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये एक, ठीक है, तो ये वाला क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को क्या क्या किया जाए, एक साथ खोल दिया जाए। दोनों नल को हमने एक साथ ओपन कर दिया, यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो ये टैंक जो है कितनी देर में भर जाता है, 9 होल 3/8 आवर्स में भर जाता है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना होता है। ठीक है, और कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ये जो बड़ा डायमीटर वाला, ये जो बड़ा टैप है या बड़ा नल है, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और अगर कह रहा है अगर हम इन दोनों को अलग अलग खोलें, यानी कि बड़े वाले को खोल दिया तो छोटे वाले को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और अगर छोटे वाले को खोल दिया तो बड़े वाले को बंद कर देंगे, यानी दोनों को अलग अलग खोलें। तो अलग अलग खोलने में ये जो बड़ा वाला टैप है, बड़ा वाला नल है, ये कह रहा है 10 घंटे कम लेता है। 10 घंटे क्या लेता है, कम लेता है, किससे, इस छोटे वाले टैप से। सपोज अगर छोटे वाले टैप को भरने में कितना टाइम लग रहा है, छोटे वाले टैप को भरने में अगर हमारे पास लग रहे हैं 50 घंटे, कितने लग रहे हैं, 50 घंटे। इस छोटे वाले टैप को इस टैंक में अगर ये अकेला छोटा वाला टैप खोल दिया जाए तो इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है, 50 घंटे लग रहे हैं। तो ये कह रहा है बड़ा वाला टैप इससे 10 घंटे कम लेगा, यानी कि ये 40 घंटे में ही इस टैंकों को क्या कर देगा, भर देगा। अब बड़ा टैप है, बड़ा नल है, तो ज़्यादा पानी आएगा ना इसमें से, तो इसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच ऑफ द कैन सेपरेटली फिल। तो हमें बताना, ये तो मैंने ऑप्शन दिया है, ये तो मैंने खाली एग्जांपल दिया है, आप इसको सच मान मानना। ठीक है, कि हमारे 50 आवर्स और 40 आवर्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये अलग अलग, ये जो हैं अलग अलग कितने देर में पानी भर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इस टैंकों को कितनी देर में ये भर लेंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन अगर समझ गए हो, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन इसको सॉल्व कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले, ठीक है, हम इसमें लिखते हैं टाइम लेट, मान लेते हैं पहले लेट, हमने माना लेट, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, टाइम, ठीक है, लेट टाइम लेट टाइम
टेकन बाई स्मॉलर पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आवर्स। कितना मान लिया कि छोटा वाला पाइप, जो छोटा वाला पाइप है वो टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर ले रहा है, ठीक है। और फिर मैंने मान लिया लेट टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अगर स्मॉलर पाइप कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर्स ले रहा है, तो बड़ा वाला जो लार्जर वाला पाइप है वो कितना लेगा, उससे 10 घंटे कम ले रहा है। अगर ये एक्स ले रहा है तो ये कितना लेगा, एक्स माइनस 10 आवर्स, कितना लेगा, एक्स माइनस 10 आवर्स लेगा। इतना आपको समझना है, ठीक है। यानी कि जो बड़ा वाला छोटा वाला पाइप है अगर वो एक्स आवर्स ले रहा है तो लार्जर पाइप जो है वो टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, एक्स माइनस 10 आवर्स लेगा। इतना आपको समझना है, ठीक है। और तीसरा हम लिखेंगे इसमें टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 होल 3/8 इतने आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 9 होल 3/8 आवर्स। और इसको अगर सॉल्व करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो ये आता है हमारे पास 75/8 आवर्स, ठीक है, 75/8 आवर्स, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें दे रखी है, या ये दो चीज़ें तो हमने लेट कर रखी हैं, और तीसरी चीज़ ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है, गिवन है। तीसरी चीज़ क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है कि स्मॉलर पाइप और लार्जर पाइप को अगर अकेले अकेले खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेंगे उस टैंक को भरने में, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें समझने लायक चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टैंक है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक नल लगा हुआ है, ठीक है, एक क्या लगा है हमारे पास, नल लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, नल लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें से क्या आ रहा है हमारे पास, पानी आ रहा है, ठीक है, जिसमें से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है। अगर ये पाइप क्या है, इस टैंक को कितनी देर में भर लेता है, ठीक है। इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाता है, 2 आवर्स लगाता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टैंक को भरने में 2 आवर्स लगाता है, यानी 2 आवर्स में ये फुल टैंक भर जाता है, ठीक है, फुल टैंक भर जाता है। तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, आधा टैंक भर जाएगा। आधा का मतलब है 1/2। 2 आवर में अगर फुल टैंक भरता है तो 1 आवर में 1/2 जो है टैंक भर जाएगा। 1/2 का मतलब उसका 1/2 फ्रैक्शन को ध्यान रखिएगा। 1/2 फ्रैक्शन मतलब इसका आधा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। 1/2 मतलब आधा टैंक इसका क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन अगर सपोज ये 3 घंटे में भरता है, ठीक है, ये जो पाइप लगाया है हमने, ये 3 घंटे में इस टैंक को पूरा भर देता है। 3 यानी कि 3 आवर्स में फुल टैंक भर जाता है, 3 आवर्स में फुल टैंक भर जाता है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 3 आवर में फुल टैंक भर जाता है, तो 1 आवर में 1/3 भर जाएगा। कितना बन जाएगा, 1/3, यानी कि इसका 1/3, इस टैंक का 1/3 हिस्सा 1 घंटे में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फिर दूसरे घंटे में फिर से 1/3 भर जाएगा, तीसरे घंटे में 1/3 भर जाएगा, यानी कि 3 घंटे में पूरा भर जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर टैंक को भरने में हमारे पास 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, टैंक को भरने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में उसका सिर्फ 1/10 पार्ट भरेगा, ठीक है। 1/10 पार्ट उसका क्या होता है, क्या 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 होगा, उस टैंक का भर पाएगा, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी, ठीक है। ये चीज़ आप याद क्या रखनी है, इसको समझना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे थे, ठीक है। यानी कि जो स्मॉलर पाइप है वो टैंक को कितनी देर में भर दे रहा है, एक्स आवर्स में भर दे रहा है, ठीक है। स्मॉलर पाइप जो है उसको वो टैंक को एक्स आवर में क्या कर रहा है, पूरा भर दे रहा है, एक्स आवर में फुल भर दे रहा है, ठीक है। एक्स आवर में क्या हो रहा है, फुल भर दे रहा है। तो 1 आवर में कितना भर पाएगा, 1/x, ठीक है। यानी कि 1/x टैंक का 1/x पार्ट जो है वो भर लेगा, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, यही मैं क्या कर रहा था, समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इसको बस लिखना है हमें, ठीक है, इसको लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe, ठीक है। तो छोटे वाले पाइप को भरने में कितना पार्ट भर पाएगा, 1/x। अच्छा, इन 1 आवर, ये लिखना मैं भूल गया ना, ठीक है। इसको ज़रा, हाँ, स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में
1 घंटे में ये जो स्मॉलर पाइप है वो कितना भर पाएगा, 1/x भर पाएगा। कितना भर पाएगा, 1/x। तो सेम सेम यही चीज़ लिखनी है, इस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में यहाँ देखिएगा, तो लार्जर पाइप को भरने, पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लग रहा है, x-10 लग रहा है। कितना लग रहा है, x-10 आवर्स में वो पूरा भर दे रहा है टैंक को। तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 1/x-10। ठीक है, और सेम चीज़ हमें पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ पाइप्स इन 1 आवर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है बोथ पाइप्स, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उसको टैंक को भरने में कितना टाइम लगते हैं, 75/8 आवर्स। ठीक है, यानी कि 75/8 आवर्स में दोनों पाइप जो है वो भर लेते हैं पूरा टैंक। तो 1 आवर में कितना भरेंगे, 1/75/8। कितना, 1/75/8। अगर इसको आपको थोड़ा सा भी मैथ्स का अगर नॉलेज है, तो अगर नीचे फ्रैक्शन आ जाता है तो वो फ्रैक्शन ऊपर आके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है, यानी कि 8/75। तो यानी कि बोथ पाइप, दोनों पाइप मिलके इतना पार्ट 1 घंटे में भर देंगे, 8/75। स्मॉलर पाइप कितना भर पाएगा, 1/x भर पाएगा 1 घंटे में। लार्जर पाइप 1 घंटे में कितना टाइम भर लेगा, 1/x-10। और बोथ, दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएँ तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, 8/75। ठीक है, 8/75 भर देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, यानी कि स्मॉलर पाइप 1 घंटे में कितना भर पा रहा है, 1/x। ठीक है, और बड़ा वाला पाइप 1 घंटे में कितना भर पा रहा है, 1/x + x-10। दोनों अलग अलग, ठीक है, ये अलग है, अलग। अगर मैं अकेले छोटा वाला पाइप खोल दूं तो 1 घंटे में इतना भर लेगा, और अकेले मैं बड़ा पाइप खोल दूं तो 1 घंटे में क्या भर देगा, इतना भर देगा वो। ठीक है, तो दोनों को अगर ऐड कर दें, यानी कि दोनों को मिला दें, यानी दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दें तो हम कितना भर दे रहे हैं 1 घंटे में, 8/75। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल में, यानी कि जितना 1 घंटे में छोटा पाइप भर पा रहा है और जितना 1 घंटे में बड़ा पाइप भर पा रहा है। ठीक है, तो और जितना दोनों मिलके भर पा रहे हैं, ये क्या होगा, बराबर होगा। इतना तो आप समझते हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। इतना आप पहुंच गए अगर, तो आप फिर आगे आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सीधे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x × x-10 आ जाएगा, x × x-10, और ऊपर कितना बन जाएगा, x-10 + x हो जाएगा, = 8 कितना है, 75 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x-10 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2x-10 आ गया, और नीचे आ जाएगा x², क्योंकि x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² - 10x आ जाएगा, x² - 10x = कितना है, 8/75। अब हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, 75 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो ये आ जाएगा 75 × 2x। ठीक है, 75 × 2x - 10 हो जाएगा, इक्वल टू में, और यहाँ आ जाएगा 8 × x² - 10x, x² - 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x² - 10x आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ 75 × 2x - 10 था, तो कितना आ जाएगा, 150x - 750 = वहाँ आ जाएगा 8x²। ठीक है, 8x²। ठीक है, 8x² - 80x, कितना आ जाएगा, -80x। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने 75 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 8x², यहाँ कितना है, 8x² है। ठीक है, यहाँ 8x² - 80x है, यहाँ कितना है, ये इतना है। तो यानी कि 8x², इन दोनों को उठा के, ये 150x और ये 750 को उठा के उस साइड ले गए। ठीक है, उस साइड ले गए, तो वहाँ पहले देखिएगा, वहाँ पहले से 8x², तो पहले से वहाँ पर 8x² पहले से वहाँ पर -80x यहाँ पर है, और यहाँ से आ जाएगा -150x। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तो -150x भी हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, -230x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -230x, और ये -750 यहाँ से वहाँ गया तो ये +750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +750 = 0, कितना हो गया, 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इन सबको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4x² - 115 - 115x
प्लस 375 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले 375 इंटू 4 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 इंटू 4 ये कितना होता है, ये आता है हमारे पास 1500। तो इस 1500 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके कितना आता है 115 आ जाए, जिनको प्लस करके कितना आता है 115। तो सिंपल हमें पता है कितना आता है 100 और 15। तो 100 प्लस 15 कितना होता है 115, वो 115 होता है और इनको मल्टीप्लाई करके 1500 आता है। ठीक है, तो हमने फैक्टर भी ढूंढ लिए, बस इसको सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीधे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है, 4x², यहाँ पर आ जाएगा -100x। ठीक है, -100x -15x। ठीक है, -15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x आ रहा है, कितना आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -25। ठीक है, x -25 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -15, कितना आ रहा है -15। तो -15 कॉमन आएगा तो बचेगा x -25 अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया क्या, एक तो आ गया x -25 आ गया। ठीक है, और एक आ गया 4x -15, 4x -15 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो 25 आ रही है और एक x की वैल्यू आ रही है 15/4। तो इसको अगर छोटा सा अगर हम इसको काटें, इसको पॉइंट में निकालें, इसको डेसिमल में अगर निकालें, ये आ रहा है 3.75। कितना आ रहा है 3.75। ठीक है, अब दोनों वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, तो एक को कैंसिल करना पड़ेगा, एक को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखें कौन नेगलेक्ट होता है। ठीक है, तो x क्या है हमारे पास, x हमने क्या माना था, x हमने माना था, अगर आप क्वेश्चन आप ध्यान से सुन रहे हैं तो x हमने क्या माना था, x था हमारे पास कि लोअर जो स्मॉलर पाइप है, स्मॉलर पाइप को भरने का टाइम, यानी कि x आवर में वो क्या करता था, पूरा टैंक भर लेता था। तो लोअर जो है अगर वो x आवर में, अगर 3.75 आवर में अगर पूरा टैंक भर लेता है, तो बड़ा जो लार्जर टैप है वो तो इससे 10 घंटे कम लेता है। वो तो क्या लेता है इससे 10 घंटे कम। तो अगर 3.75 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में तो कोई टाइम हो नहीं सकता, नेगेटिव में टाइम हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है ये वाला जो x की वैल्यू है ये क्या हमारी बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पॉसिबल है नहीं। 3.75 अगर x की वैल्यू अगर हम 3.75 लेंगे तो x -10 कितना आएगा, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो नेगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव में हमारा क्या आए, टाइम आए कि। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 25 होगा। कितना होगा 25, यानी कि ये हमारा फर्क क्या है, नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, यानी कि टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप। तो स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लग रहा है 25 आवर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं 25 आवर्स। और टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप, और लार्जर पाइप को भरने में इससे 10 घंटे कम लग रहे थे, यानी कि 25 - 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 25 - 10 यानी 15 आवर्स। तो लार्जर पाइप यानी बड़े वाली पाइप को पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा 15 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं हम 33 क्वेश्चन की। ठीक है, 33rd क्वेश्चन। ठीक है, 33 क्वेश्चन पहला पूछ रहा है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये जो चीज़ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में BPT कहते हैं, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ प्रूव नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा। मैंने अच्छे से बिल्कुल NCERT में, जो मैं NCERT कराता था उसमें मैंने अच्छे से इसको प्रूव कराया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को बहुत अच्छे से समझा के मैंने प्रूव किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। एक तो आपको BPT ये थेल्स थ्योरम भी याद, इसका प्रूफ और स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसने स्टेट बोला है, पहले स्टेट करना है, यानी कि पूरी थ्योरम लिखनी है। पहले जो भी आपको थ्योरम लिखी NCERT में दिखती है ना, वो लिखनी है पूरी, फिर उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, और आपको एक तो BPT याद करनी है, और एक चीज़ और याद करनी है आपको, जो इसका कन्वर्स होता है, कन्वर्स का भी आपको प्रूफ याद करना है। कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT ये भी मैंने प्रूफ करा रखा है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले वहाँ जाके देखिएगा।
अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारी बीपीटी पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ, हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है सर सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इन द फिगर, ये बगल में फिगर दिया हुआ है हमें। इन द फिगर कह रहा है एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, ये गिवन दे रखा है, और एफ इज द मिड पॉइंट कह रखा है। एफ जो है मिड पॉइंट है डी सी का। तो हमें प्रूव दैट करना है ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पहले तो क्या क्या पता होना चाहिए, बीपीटी क्या है, पहले तो बीपीटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार बीपीटी को हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पूरी नहीं बता रहा हूँ कि आखिर, बस इतना बता रहा हूँ कि बीपीटी आखिर होती क्या है, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में एक लाइन खींची मैंने, क्या डी ई एक लाइन खींची है, ऐसी लाइन खींची है जो इस ट्राइंगल के दो साइड को कट करते हुए जा रही है। क्या कर रही है, दो साइड को तो क्या कर रही है, कट कर रही है, लेकिन तीसरे साइड के क्या है, पैरेलल है। यानी कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो डी जो है पैरेलल है बी सी के। तो हमारी जो है वो बीपीटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है वो कहती है कि ये जो लाइन है जिन दो साइड को कट करके जा रही है, यानी ए बी और ए सी को क्या कर रही है, ये कट करके जा रही है, ए बी और ए सी को कट कर रही है। तो ये ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में कट करेगी, क्या करेगी, इक्वल रेशियो में कट करेगी। यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए ई अपॉन ई सी। यही है हमारी क्या, बस बीपीटी बस इतनी है। अगर कोई लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड को कट करते हुए जा रही है और तीसरी साइड के क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, बीसी के क्या है, पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन कट कर रही है, जिन दो साइड को कट कर रही है, उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये तो है हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या थेल्स थ्योरम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ें, ठीक है, हमें बीपीटी अगर पूछा जाए तो सिर्फ इतना ही प्रूव करना है जितना मैंने अभी बताया, ठीक है, जितना मैंने अभी बताया इतना प्रूव करना होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा अगर इससे आगे बढ़ें, ठीक है, बीपीटी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, तो एक चीज़ और समझ में आती है कि ये जो ए ई है, ठीक है, बीपीटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो ए डी है, ये ए डी का रेशियो हम इस पूरी साइड से ए डी अपॉन ए बी, और इस ए ई का रेशियो इस पूरी साइड से ए ई अपॉन ई सी, ये भी हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ये भी क्या होता है, बराबर होता है। अभी तो हमने क्या लिया, ए डी अपॉन ए सी लिया, और यहाँ क्या लिया, ए ई अपॉन ई सी। हम ऐसा भी ले सकते हैं, बी डी अपॉन ये पूरी साइड और ई सी अपॉन ये पूरी साइड। ये भी क्या होता है, बिल्कुल रेशियो हमारा इक्वल होता है, ठीक है। आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अभी इस जो है इस क्वेश्चन में काम आएगी, जो इसका बी पार्ट है ये क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। आपको इतना चीज़ याद है। हाँ, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर आखिर क्या कह रहा है, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को मैं अच्छे से एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये यहाँ पर ज्वाइन किया हमने, ठीक है, और ये यहाँ पर से यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है, ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, एफ पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, छोटा सा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ये हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। इसको मैंने डी, इसको जी कह दिया, क्या कह दिया, जी कह दिया, क्या कह दिया, जी कह दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा गिवन क्या दिया है, सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ता है ना हमें। गिवन दे रखा है एंगल सी ई एफ बराबर है किसके, सी एफ ई के, एंगल सी ई एफ, ठीक है, एंगल सी ई एफ किसके बराबर है, एंगल सी एफ ई के, सी एफ ई के, ठीक है। तो यानी कि एंगल सी ई एफ, यानी कि ये छोटा सा एंगल है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। इतना इतना आपको याद रखना। और दे रखा है एफ इज मिड पॉइंट, दूसरा गिवन क्या दे रखा है, एफ इज क्या है, मिड पॉइंट है, एफ जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, सी डी का अगर मिड पॉइंट, ये एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, यानी कि एफ सी, यानी कि सी एफ किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा, सी एफ किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया, ये अभी काम आएगा हमारे पास, कितना आएगा, काम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें दूसरा लिखना है टू प्रूव दैट, क्या लिखना है, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, कुछ प्रूव भी तो करना होगा ना।
तो टू प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। इतना हमें क्या करना, प्रूव करना है, इतना हमें प्रूव करना है। अब हम अच्छा कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ ना, अपनी मर्जी से हम एक चीज़ हमने इसमें ऐड कर रखी है। क्या ऐड कर रखी है, ये डी जी लाइन, ये जो येलो वाली डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है ना, ये जो येलो वाली लाइन ये डी जी, ये डी जी हमने ऐड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें डी जी ड्रॉ डी जी पैरेलल टू, ये जो डी जी हमने ड्रॉ कर रखी है पैरेलल कर रखी है किसके, बी ई के, ड्रॉ डी जी पैरेलल टू बी, ठीक है, बी ई। हमने ड्रॉ एक डीजी लाइन ड्रॉ करके जो कि बीई के क्या है, पैरेलल है, बीई के क्या है, पैरेलल है। अब बात करते हैं हम प्रूफ की, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, फिगर देखिएगा, ये जो डीजी लाइन है ये पैरेलल है इसके बी, ये बीई के, डीजी लाइन जो है वो पैरेलल है इसके बीई के। तो इस ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी ये जो येलो वाला बना रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल जो मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, और इसमें ये डीजी लाइन क्या है, पैरेलल है इसके बीई के, ठीक है। तो आपको बीपीटी समझ में आ रही है, ये जो डीजी लाइन है ये दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, और तीसरी साइड की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ लिखना, हम इसमें बीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय बीपीटी, ठीक है, इसमें हम बीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, बाय बीपीटी, बीपीटी की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखिएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी चाहिए। एक तो जो प्रूफ चाहिए उसी हिसाब से चलेंगे हम, जिस हिसाब से हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ में हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी। तो अभी मैंने बताया था पीपीटी को हम किस तरीके से भी ले सकते हैं, पहले पूरी साइड का रेशियो हम किसी भी एक पार्ट से ले सकते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी डी, तो बाय बीपीटी मैं लिख सकता हूँ किसका, कितना, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ठीक है। और दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, पहले पूरी साइड लेंगे ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, ई जी, ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, ई जी, तो ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, ई जी, ए ई अपॉन ई जी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको, ये हमारे इक्वेशन एक्स बोल दिया मैंने, इसको कितना बोल दिया, इक्वेशन एक्स बोल दिया, ठीक है। ये लास्ट में हमारी काम आएगी, ठीक है, समझे ना आप। पीपीटी कैसे लगाई मैंने, पीपीटी कैसे लगाई, पहले पूरी साइड ली ए बी, ठीक है, और कौन सी ट्रायंगल में लगाई, ए बी ई दिख रहा है, और उसमें डी जी और बी ई क्या है, पैरेलल है, डी जी और बी ई क्या है, पैरेलल है। ये रहा हमारा डी जी और ये क्या है, बी ई, ठीक है। तो डी जी और बी ई हमारे पास क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पूरी साइड ली, पूरी साइड का मतलब है ये पूरा ए बी लिया, ए बी का रेशियो किसके साथ लिया, इस छोटी साइड बी डी से, और इस साइड भी हमने क्या किया, पूरी साइड ली ए ई का रेशियो हमने किसके साथ लिया, इस छोटी साइड ई जी के साथ। ये दोनों रेशियो के आगे हमारे बराबर होंगे बाय बीपीटी की मदद से, ठीक है। मैंने समझाया हुआ है कैसे, ठीक है। अब हमें बात करनी क्या, ठीक है, अब हमें देखा है एफ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल हमें बात करनी है किसकी, यहाँ देखिएगा इन ट्रायंगल। अब हमें कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, इसको मैं ट्रायंगल, इस फिगर को ज़रा सा एक बार फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। आपने इतना देख लिया, इसको समझ लिया, इसको मैं ज़रा सा फिगर फिर से बनाता हूँ आराम से, अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमने बनाया, ये ड्रॉ किया, ये इस तरीके का ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। और एक हमने कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक डी जी बनाया जो कि बी ई के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब ये वाला ट्रायंगल लेना है हमें, ठीक है। कौन सा, ये डी सी जी, ठीक है, डी सी जी, ये ट्रायंगल हमें यूज़ करना है, ठीक है। जो मैं येलो बना रहा हूँ सिर्फ ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, डी सी जी। अब ये डी जी जो है, ये जो डी जी लाइन है ये ई एफ के पैरेलल होगी, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है ना, डी जी किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। तो इसमें भी हम बीपीटी यूज़ कर सकते हैं।
इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बीपीटी यूज करेंगे यानी कि ये जो लाइन है, ये जो डी जो पैरेलल है, ये एफ ई जो लाइन पैरेलल है, ये इस इन दोनों साइड्स को, जिन दो साइड को ये क्या कर रही है, कट कर रही है, जिन दो साइड को ये क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी इस साइड को और इस साइड को, इन दोनों साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड, यानी कि सी ई अपॉन कितना आ जाएगा, ई जी आ जाएगा, और सी एफ अपॉन कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी जी, इन ट्राइंगल सी डी जी बाई बीपीटी। ठीक है, इसमें भी हमने बीपीटी का इस्तेमाल किया, बाई बीपीटी। तो बीपीटी से कितना आ रहा है, ठीक है, अभी मैंने बताया था कितना आएगा, बीपीटी से मैंने बताया था ना, सी ई अपॉन कितना आ जाएगा, ई जी, और सी एफ अपॉन डी एफ आ जाएगा, सी ई अपॉन ई जी आ जाएगा, सी ई अपॉन ई जी आ जाएगा। ठीक है, सी ई अपॉन ई जी आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा सी एफ अपॉन एफ डी, सी एफ अपॉन एफ डी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक चीज़ हमने गिवन लिखी थी, गिवन क्या लिखा था, सी एफ और एफ डी क्या है, बराबर है। ये जो इक्वेशन 1 देखिएगा, सी एफ और एफ डी क्या है, बराबर है, क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट था। तो गिवन में लिखा था हमने सी एफ और डी एफ क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सी एफ और डी एफ अगर बराबर हैं तो ये सी एफ और एफ डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा था, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 1 बचा। तो सी ई अपॉन ई जी, ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो इस ई जी को उठा के वहाँ भेजा हमने, तो ये आ जाएगा सी ई इक्वल टू ई जी आ जाएगा, सी ई इक्वल टू कितना आ गया, ई जी। ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। ये इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगी। ठीक है, ये सारी इक्वेशन जो बना रहा हूँ सब काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे एक चीज़ और गिवन दी थी हमें। ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन अगर समझा है तो ये चीज़ हमें गिवन दे रखी थी, क्या, ये देखिए, एंगल सी ई एफ और एंगल सी एफ ई, ये भी हमें गिवन दिया था। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। एंगल सी ई एफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एंगल सी एफ ई, ये हमें क्या दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था। ठीक है, इतना गिवन दिया हुआ था। तो अब जरा मैं यहाँ पर यहीं पर फिगर बना के एक बार दिखा लेता हूँ। ये कुछ हमें ऐसा इस टाइप का फिगर दिया था। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये हमारे पास ई और एफ है, ई और एफ है। ठीक है, अभी ये हमारी ये पैरेलल लाइन थी हमारी जी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यानी कि सी ई एफ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये छोटा सा एंगल, और सी एफ ई कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो मैंने अब बताया हुआ है, पहले से बताया हुआ है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी का उल्टा भी है, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, दो एंगल अगर इक्वल हैं किसी ट्राइंगल में तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ देखिएगा, इस एंगल के अपोजिट साइड अपोजिट जो है वो साइड कौन सी है, ये वाली है, और इसके अपोजिट कौन सी है, ये, यानी कि सी एफ और सी ई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, इनके अपोजिट वाली साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस फिगर को मैं हटाता हूँ, तो आप समझ गए। ठीक है, यानी कि सी ई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब कैसे हुआ ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल के जो अपोजिट वाली साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन चल रही है हमारी, थर्ड। तो इसको मैंने इक्वेशन लिखा थर्ड, इक्वेशन कितना लिख दिया, थर्ड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमने 3 इक्वेशन बना लिए, तो अब बस अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी और तीसरी इक्वेशन थी, जो तीसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इन तीनों को जरा देखिएगा ध्यान से, इन तीनों को देखिएगा क्या बोलती है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन, पहले दूसरी इक्वेशन देखिएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, सी ई बराबर है किसके, ई जी के, सी ई किसके बराबर है, ई जी के, सी ई जी के बराबर है। और तीसरी इक्वेशन कह रही है सी ई जो है सी एफ के बराबर है। अब दूसरी इक्वेशन कह रही है सी ई जो है वो ई जी के बराबर है। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, सी ई जो है वो ई जी के बराबर है और सी ई सी एफ के बराबर है, यानी कि सी ई जो है सी एफ के बराबर भी है, सी ई जो है ई जी के बराबर है। तो सी एफ और ई जी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सी एफ और ई जी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, आप समझ गए। सी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई जी आ जाएगा। सी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी, सी एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई जी। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ, सी एफ इक्वल टू आ जाएगा ई जी। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई, इसका भी अभी इस्तेमाल होगा। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की फोर्थ इक्वेशन। अब हमें बात करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1
जो हमारी पहली इक्वेशन थी, बहुत फर्स्ट है, जो हमने गिवन में बनाई थी 1, और ये जो अभी फोर्थ में बना रखी है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, यहाँ देखिएगा, सी एफ इक्वल टू डी एफ थी। क्या थी पहली इक्वेशन, सी एफ इक्वल टू डी एफ, ठीक है। इसको लिख लेते हैं वहाँ, पहली इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ छोटा सा, सी एफ इक्वल टू डी एफ, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ठीक है। और अभी हमारी फोर्थ इक्वेशन आई है कितनी, सी एफ इक्वल टू ई जी, कितनी आई है, सी एफ इक्वल टू ई जी, सी एफ इक्वल टू ई जी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। क्या है, फोर्थ इक्वेशन, कौन सी है, फोर्थ इक्वेशन। तो सी एफ जो है डी एफ के बराबर है, और सी एफ किसके बराबर है, ई जी के बराबर भी है, ठीक है। तो यानी कि डी एफ और ई जी भी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 डी एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई जी आ गया, डी एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई जी आ गया। ये इसको लिखा फिफ्थ इक्वेशन, इसको लिखा फिफ्थ इक्वेशन, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। बस हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा। अब देखिएगा, जो हमने एक्स इक्वेशन बनाई थी, ये रही थी, ये रही हमारी एक्स इक्वेशन। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें। एक्स इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ठीक है। एक्स इक्वेशन देखिए, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई जी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई जी। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एक्स, इक्वेशन एक्स कितनी थी हमारे पास, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई जी, इतनी थी, ठीक है। अभी हमने यहाँ इक्वेशन 5 में देख, इक्वेशन 5 में क्या प्रूफ किया कि ई जी जो है डी एफ के बराबर है, ई जी किसके बराबर है, डी एफ के। तो यहाँ पर ई जी की जगह, ये जो ई जी दिख रहा है, ई जी की जगह कितना लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहाँ देखिएगा आगे क्या बन गया ये हमारे पास, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन, इस ई जी के जगह पे कितना लिख देंगे, डी एफ या एफ डी, एक ही बात है, डी एफ लिख सकते हैं या एफ डी लिख सकते हैं। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी, तो उसके लिए तो आसानी था, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं 34th क्वेश्चन की, ठीक है। 34th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप, ठीक है। एक पाइप है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक पाइप है, ठीक है। पाइप जानते ही हैं कैसा होता है, ठीक है। इस पाइप में एक वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि बह रहा है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर से क्या आ रहा है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसकी डायमीटर कितनी दे दिया, 14 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनटू अ क्यूबॉइडल, अब इस जो ये पाइप देखा है, यानी ये जो पाइप है, इस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो होके कहाँ जा रहा है, एक क्यूबॉइडल, क्या जा, एक क्यूबॉइडल में, क्यूबॉइडल टैंक में, एक क्यूबॉइडल टैंक में इससे क्या हो रहा है, पानी हमारा जा रहा है, इससे पानी किस में जा रहा है, क्यूबॉइडल टैंक में जा रहा है। उस क्यूबॉइडल टैंक की हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 50 मीटर, और विड्थ कितनी दे रखी है, डब्लू, विड्थ कितनी दे रखी है, 44 मीटर, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 27 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कितने टाइम बाद, यानी कि ये जो पानी कितने टाइम तक चलता रहे, ताकि इस टैंक में जो हमारा पानी है वो किस लेवल, कितनी हाइट तक आ जाए, 21 सेंटीमीटर हाइट तक आ जाए, कितने तक आ जाए, 21 सेंटीमीटर तक की हाइट तक आ जाए। पूरा टैंक नहीं भरना है हमें सिर्फ कहाँ तक चाहिए, पानी इतना चाहिए ताकि उसकी हाइट कितनी हो जाए, 21 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम में इसकी हाइट, इसमें वाटर का जो लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ हमें दे रही है। और फिर आगे एक चीज़ और पूछिए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जितना पूछा है उतना हम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, क्वेश्चन में आखिर हमें निकालना क्या है, क्या क्या दिया है, सब आप समझ चुके, ठीक है। हाँ, तो पहले तो टैंक की बात करते हैं, इस जो है क्यूबॉइडल टैंक की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइडल टैंक में बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है। इस क्यूबॉइडल टैंक की लेंथ और विड्थ हमें दे रखी है, ठीक है। और इसमें पानी हमें फुल नहीं भरना है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना पानी भरना है 21 सेंटीमीटर तक, कितना, 21 सेंटीमीटर तक, 21
सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, बस इतना पानी हमें भरना है, ठीक है। यानी कि इसको हम हाइट मान सकते हैं। हमें सिर्फ पूरे क्यूबॉइड का, हमारे पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें सिर्फ वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक, इन क्यूबॉइडल टैंक। क्यूबॉइडल टैंक में जो वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम होगा कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। आपको पता ही है वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। और लेंथ, लेंथ कितनी देर की है, पहले आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। L इक्वल टू कितना देर का है, 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। वो ब्रेथ यानी कि विड्थ कितनी देर की है, 44 मीटर, ठीक है। और हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, इस फिगर को डिलीट कर दूँ क्या मैं, ठीक है, इस फिगर को हटा दें, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कोने में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। हाइट इक्वल टू कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ ऑफ ब्रेथ तो मीटर में देखिए, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 21/100 मीटर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई और हाइट मिल गई, ठीक है। तो लेंथ कितना है हमारे पास, 50 है, इंटू ब्रेथ कितना है मेरे पास, 44 है। ब्रेथ कितनी है, 44 है, ठीक है। ब्रेथ की जगह पे लिख दिया मैंने 44, ठीक है। 44 भी लिखा नहीं जा रहा, हाँ। ब्रेथ कितनी है, 44 है, और हाइट कितनी है, 21/100। ये सिर्फ वाटर की हाइट दे रखी है हमें, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम निकाले हम, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं निकाले, सिर्फ जितना वाटर है उतना उतना हम वॉल्यूम निकाले, ठीक है। तो 21/100 इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कितना था हमारे पास, 50 इंटू 44 इंटू 21/100 इतना आया था ना। तो 50 से तो 100 टू टाइम्स कट जाएगा, इस 2 से 44 को काट लेते हैं 22 टाइम्स, तो बचा कितना, 22 इंटू 21, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 462 मीटर क्यूब, इतना वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, क्यूबॉइडल टैंक लिख सकते हैं या सिंपल टैंक लिख दिया। तो क्यूबॉइडल टैंक में कितना वाटर हमारा है, क्यूब, इसको क्यूब लिखिएगा, ठीक है। 462 मीटर क्यूब, 462 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना है। अब बात करते हैं हम इस पाइप की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, पाइप की। तो पाइप को समझिएगा, पाइप ये रहा हमारा पाइप, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइप है, ठीक है। इस पाइप में जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर फ्लो कर रहा है, किसी स्पीड से कर रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, ठीक है, डायमीटर कितना देखा है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारे पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। आपको पता ही होगा रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। लेकिन हमें सेंटीमीटर में कुछ नहीं चाहिए, हमें सब मीटर में काम कर रहे हैं। तो 7/100 हो जाएगा, 7/100 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 7/100 मीटर, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट, हम क्या मान लें कि इसमें हमने 1 घंटे तक इसमें पानी चलाया, ठीक है। इस पाइप में हमने क्या किया, 1 घंटे तक पानी चलाया, ठीक है, 1 घंटे तक। अच्छा, स्पीड भी लिख लेते हैं, स्पीड कितनी देर की, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर आ गया, लेकिन किलोमीटर से हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मीटर। हर जगह यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर का मीटर में मीटर में कन्वर्ट करें तो 15,000 मीटर पर आवर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम क्या करें, सिर्फ 1 घंटे तक, सिर्फ 1 घंटे तक इस पाइप में क्या करें, पानी को चलाएं, सिर्फ 1 घंटे तक, ठीक है। कितने घंटे तक, सिर्फ 1 घंटे तक इस हम क्या करें, इस पाइप में पानी को चलाएं। ये हमारा पाइप है, इसमें सिर्फ 1 घंटे तक। तो 1 घंटे में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 15,000 मीटर। स्पीड कितनी देखिए, 15,000 मीटर पर आवर। तो इस स्पीड का मतलब क्या हुआ कि 15, वो जो वाटर है वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटे में 15,000 ट्रेवल, 15,000 मीटर। तो ठीक है, तो ये हमारा इसमें अगर पानी बह रहा है तो 1 घंटे में कितना, 15,000 मीटर तक ये बह जाएगा, ठीक है। 15,000 मीटर तक क्या लेंथ हो जाएगी इसकी, और हमें आर दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस सिलेंड्रिकल शेप में इस हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना इसमें वॉल्यूम, इसमें पानी होगा, कितना वाटर होगा 1 घंटे में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग
इन 1 आवर, ठीक है। सिर्फ हमें 1 घंटे की बात करनी, तो 1 घंटे में पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर कितना है 7/100 इंटू 7/100, और एच हाइट कितनी हो जाएगी 15,000 मीटर, सिर्फ 15,000 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाइट का मतलब है लेंथ, ठीक है, यानी कि लेंथ यानी कि 1 घंटे में कितने डिस्टेंस तक वो चले जाएगा 15,000 मीटर तक, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी सर्कल की, वो सिलेंडर की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, इस 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास, और इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर आ गया 22 इंटू 7 इंटू 15, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू कितना आ गया 15 आ गया, और नीचे बचा कितना 10, तो 5 से ये भी कट कर सकते हैं, 5 3 15 और 5 2 10, और इस 2 से ये 22 को कट कर दिया 11 आ गया, ठीक है। तो ऊपर बचा कितना 11 इंटू, और इस 7 और 3 मल्टीप्लाई करके ओके कितना आ जाएगा 21, नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 21 कितना 231 मीटर क्यूब, यानी कि 1 घंटे में उस पाइप के अंदर कितना वाटर फ्लो होगा 231 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हमारा वाटर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे का है ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट, हमें बताने की वो टैंक जो है कितने घंटे में फिल हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। लेट टैंक फिल्ड इन एक्स आवर्स, मैंने मान लिया वो जो टैंक है वो कितने घंटे में फिल हो जाता है एक्स आवर्स से, ठीक है। तो इस पाइप से एक्स घंटे तक हमें पानी फ्लो करते रहना पड़ेगा, तभी तो वो फिल हो जाएगा ना, एक्स आवर में तो फिल हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस पाइप से हमें एक्स आवर तक क्या पानी फ्लो करता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारे पास कितना अभी हमने निकाला था 1 घंटे में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में कितना हम फ्लो कर रहे हैं इसमें से पाइप में से वाटर को 231, ठीक है। तो एक्स आवर में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन एक्स आवर्स, तो एक्स आवर में कितना हो जाएगा 1 आवर में अगर 231 मीटर क्यूब है, 1 आवर में कितना है 231 मीटर क्यूब है, 231 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो एक्स आवर में कितना हो जाएगा 231 इंटू एक्स, 231 एक्स वॉल्यूम जो है, इतना मीटर क्यूब जो है वाटर हमारा पाइप से फ्लो हो जाएगा और टैंक भर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 231/x, ये जो 231 इंटू एक्स है, 231 इंटू एक्स जो है ये बराबर होगा किसके, जो हमारा टैंक का वॉल्यूम आया था। टैंक का वॉल्यूम कितना आया था, टैंक का वॉल्यूम आया था 462 मीटर, ये रहा कितना आया था 462 मीटर क्यूब, ये बराबर होगा किसके 231 के, क्योंकि जितना एक्स आवर में जितना पानी उसमें से फ्लो हो रहा है वही क्या करेगा पूरे टैंक को भर देगा, पूरे टैंक को नहीं, मतलब जितना पानी हमें चाहिए उसमें उतना भर देगा। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 462/231, ठीक है, 462/231, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला इसका दुगना है, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना 2, तो 2 यानी कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 आवर्स लगेगा, कितना लगेगा 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में टैंक हमारा पूरा भर जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और पूछी हुई थी, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी, लास्ट में क्या लिखा था, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर, ठीक है। ये कह रहा है कि वाटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वाटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर वाटर जो है वो 1 घंटे में भर जा रहा है, ठीक है। अभी तो हमने आंसर निकाला कि अगर, ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिए, अगर स्पीड अभी कितनी थी वाटर की 15 किलोमीटर पर आवर थी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पानी उसमें से फ्लो कर रहा है तो 2 आवर्स में क्या हो रहा है टैंक पूरा भर जा रहा है। लेकिन अब कह रहा है अगर वो जो टैंक है वो 1 आवर में अगर भर जाए, किस में भर जाए 1 आवर में भर जाए, तो वाटर की जो फ्लो होगा वो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर 2 आवर्स में फ्लो भर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर आवर, अगर 1 आवर में भर रहा है तो स्पीड क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर टाइम इसका आधा हो चुका है तो स्पीड कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी।
कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी 13। अगर स्पीड दुगनी हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, इतना समझना, ठीक है। स्पीड अगर दुगनी हो जाएगी तब टाइम आधा हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर 2 आवर्स में टैंक भर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर 1 आवर में टैंक भर जाता है तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही हमें इसमें देखना था, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इफ 1 hour taken to fill the tank is equals to 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर होगी अगर 1 घंटे में टैंक भर जा रहा है तो, ठीक है। हाँ चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का और क्वेश्चन है, यानी जो हमारा 34th क्वेश्चन चल रहा था ना अभी, तो इसी का और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है एक टेंट है, क्या है हमारे पास एक टेंट है जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। एक टेंट है सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। क्या है सिलेंड्रिकल शेप का, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, इसके ऊपर क्या है कोनिकल टॉप है, क्या है कोनिकल टॉप बना हुआ है, ठीक है। कोनिकल टॉप बना हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंडर देखा है इसकी हाइट, इसका जो हमें हाइट और वो दे रखा है, ठीक है, रेडियस। तो हाइट तो 3 मीटर दी हुई है, ये हो गई सिर्फ सिलेंडर पार्ट का, सिर्फ सिलेंडर पार्ट का। हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर, और रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है 14 मीटर। तो रेडियस हमारे पास 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेडियस कितना 14 मीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टैंक, टोटल हाइट टेंट की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13.5, पूरे टेंट की 13.5 मीटर, ठीक है। अगर पूरे टेंट की हाइट कितनी है 13.5 है और सिलेंडर की हाइट कितनी है 3 है, तो कोन की हाइट हम निकाल सकते हैं। कोन की हाइट कितनी होगी 13.5 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। इतना आप समझते होंगे 10.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे हाइट में से अगर 3 मीटर को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगी कोन की हाइट आ जाएगी, कोनिकल पार्ट की। तो सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो इस कैनवास का एरिया निकालना है कि इसको पूरा बनाने में, इस पूरे टेंट को बनाने में कितना कैनवास हमारा लगेगा फॉर मेकिंग द टेंट, कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग। ये कह रहा है जितना भी इसका वो निकलेगा हमारा एरिया निकलेगा कैनवास का, उसमें से 26 मीटर स्क्वायर जो है वो स्टिचिंग में लग गया, यानी कि उसको सिलने में वो एक्स्ट्रा लग रहा है, उतना एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमें जितना भी हमारा एरिया आएगा उसमें 26 मीटर स्क्वायर को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वेस्ट हो गया स्टिचिंग में, उसको सिलने विलने में इतना 26 मीटर स्क्वायर क्या हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है। फिर बाद में पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू बी परचेज एट द रेट ऑफ 500, ठीक है। फिर कॉस्ट भी निकालिए, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 500 मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो हमें जितना भी इसमें कॉस्ट, जितने भी हम इसका मीटर स्क्वायर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर का दोनों का हमें CSA निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं CSA। तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए 2πRH, कितना होता है 2πRH। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 14 है और हाइट कितनी है 3 है, ठीक है। तो 7 2 जा 14 हो गया, तो 7 2 जा 14 हो गया, कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 3। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 264 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब निकालेंगे हम क्या CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है πRL, कितना होता है πRL। L का मतलब है स्लैंट हाइट, L का मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट, जो कि हमें नहीं दे रखी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज टू, L का मतलब है स्लैंट हाइट बड़ा सा रूट, ठीक है, बड़ा सा रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। R और H, R का मतलब है रेडियस ऑफ कोन और H का मतलब है हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो L इज टू हो जाएगा
ठीक है। L इज हो जाएगा हमारी हाइट, अभी हमने निकाली थी हाइट, कितनी आई थी 10.5 आई थी, कितनी आई थी 10.5। तो हाइट कितनी आई थी 10.5 आई थी, और जो रेडियस है वो कितनी है 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू हो जाएगा 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 196 होता है, और 10.5 का अगर आप स्क्वायर निकालें तो ये होता है 110.25। ठीक है, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाता है हमारे पास कितना 306.25। ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये आता है 17.5, कितना आता है 17.5 मीटर। तो स्लेंट हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है 17.5। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये स्क्वायर रूट कैसे निकाल दिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता सुने 306। पहले तो पॉइंट को भूल जाइए, क्या होता है पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, और इसके फैक्टर निकालिए, क्या निकालिए इसके फैक्टर। अब मैं यहाँ निकालूंगा नहीं, सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर इसको फैक्टर जितने भी फैक्टर निकालेंगे वो निकालना है। ठीक है, और फिर पेयर बनाना है, क्या बनाना है पेयर बनाते जाना है। और पेयर जितने भी बनेंगे, जितने भी जैसे 5 और 5 का अगर पेयर बन रहा है तो इस 5 को एक बार लेंगे। ठीक है, पेयर में जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सबको एक एक बार अगर हम लें और उनको फिर मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है तो अब पॉइंट अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर यहाँ पर रूट के अंदर क्या है 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर, अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता। ठीक है, जितना भी बाहर होगा उससे उसका आधा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। आप बाहर आके हमारा डेसिमल उतने डिजिट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट यानी 2 और 5 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हमारी निकल चुकी है। तो अब निकालते हैं सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट, कोन नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कोनिकल पार्ट। ठीक है, लिखने का तरीका भी होता है। ठीक है, कोनिकल पार्ट, उसने कोन नहीं कहता, उसने कोनिकल पार्ट कहता है। ठीक है, तो पाई आर एल कितना होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। ठीक है, और आर रेडियस तो 14 ही है, और स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली थी 17.5 आ रही है, कितनी आ रही है 17.5। ठीक है, तो 7 से 14 कट रहा है कितने टाइम 2 टाइम। ठीक है, तो 22 इंटू, अब 17.5 इंटू 2 कितना होता है 35 होता है, कितना होता है 35, और 35 इंटू 22, 35 इंटू 22 ये कितना होता है हमारे पास 35 इंटू 22 होता है 770 मीटर स्क्वायर। दोनों का सी एस सी हमने निकाल लिया। ठीक है, सी एस सी ऑफ सिलेंडर भी निकाल लिया, सी एस सी ऑफ हमने कोन भी निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल सी एस सी ऑफ टेंट, टोटल सी एस ए ऑफ टेंट, तो उस पूरे टेंट का जो सी एस ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब 770 जो कि हमारा कोन का था, कोनिकल पार्ट का था, प्लस 264 जो कि हमारा क्या था 264 यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हमारा सरफेस एरिया था सी एस ए था, वो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1034। लेकिन कुछ स्टिचिंग में भी हमने क्वेश्चन में बताया था ना, कुछ हमारा स्टिचिंग यानी सिलने विलने में भी थोड़ा सा क्या हो गया है कैनवास यूज़ हो गया है। ठीक है, तो स्टिचिंग में कितना कितना यूज़ हो गया था 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे जितना ये आया था, और 26 जो एक्स्ट्रा हमारा यूज़ हो गया था, जो वेस्ट हो गया था 26 उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल जो हमारा कैनवास यूज़ होता है वो होता है कितना 1060 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास हमें चाहिए। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हमें कैनवास चाहिए। अब हमें कॉस्ट निकालनी, क्या निकालनी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रही है 500 रुपीज़, कितनी दे रही है 500 रुपीज़। तो हमें निकालनी कॉस्ट ऑफ कितना आया था हमारा पूरा कैनवास का, जो वो कैनवास का हमारा क्या आया था, कितना कैनवास हमें चाहिए 1060 मीटर, तो इतने ही की 1060 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 500 इंटू 1060। ठीक है, तो 500 इंटू इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 5,30,000 रुपीज़। तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट होगी कैनवास को लाने की वो इतनी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 33 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम, तो हमारा सेक्शन डी का आखिरी क्वेश्चन है। सेक्शन डी का क्या है आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन हमें पहले से क्या होना है, मीडियन हमें दे रखा है कितना 50।
हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये जो पी दिख रहा है यहाँ पर एक पी है और यहाँ पर एक क्यू है, इस पी और क्यू की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90, यानी कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी है, इनका सम कितना दे रखा है 90 दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है 90। ठीक है, पहले तो हमें एक तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मोड भी निकालना है हमें। ठीक है, मोड भी क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं, टेबल को दोबारा ड्रॉ करते हैं। टेबल को क्या करते हैं, पहले एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, सबसे पहले आएगा मार्क्स। तो मार्क्स क्या क्या दे रखे हैं, 20 से 30। ठीक है, इसको पहले हम अच्छे से लिख, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, ये हमारे क्या है, मार्क्स हैं। हाँ, इस साइड आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हमारे मार्क्स हैं। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो देखिए इसको एफ आई लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई लिख सकते हैं। तो ये दिया हमें पी, ठीक है, पहला वाला पी है, फिर कितना दिया है 15, 25, 15, 25, 20, फिर दिया हुआ है क्यू 8 और 10, 8 और 10। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, ये 2 है। ठीक है, इसको 2 है। फिर निकालेंगे सी एफ, क्योंकि हमें मीडियन की बात करनी है, मीडियन के लिए हमें क्या निकालता है, सी एफ निकालता है। ठीक है, मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक लाइन, इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, हाँ, ये एक लाइन खींच ली। ठीक है, तो सी एफ निकालने का तरीका आपको पता ही है, पहले वाला तो सेम होगा, पी का पी आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें इस नीचे को ऐड करते जाना है, इस पी को 15 से ऐड करेंगे तो 15 प्लस पी आ जाएगा, तो 15 प्लस पी को 25 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 प्लस पी आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 40 को 20 से ऐड करेंगे तो 60 प्लस पी आ जाएगा, और 60 प्लस पी को क्यू से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस पी प्लस क्यू, और इसको 8 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 68 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, और लास्ट में 78 प्लस पी प्लस क्यू। और हमें एक चीज़ और दे रखी है, ये पूरा एफ आई का जो सम दे रखा है, यानी कि सिग्मा एफ आई, जिसको हम एन भी कहते हैं, सिग्मा एफ आई को कितना दे रखा है 90, और इसी को हम एन भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ आई को क्या क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो सी एफ का जो लास्ट पार्ट आता है, सी एफ का जो एंड, ये जो लास्ट टर्म आता है, ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो एन कितना है हमारे पास, यानी कि एन इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये जो लास्ट पार्ट आया सी एफ का जो लास्ट टर्म आया है, कितना आया 78 प्लस पी प्लस क्यू, ये किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, और एन हमें दे रखा है कितना है 90 है, तो 90 इक्वल टू हो गया 78 प्लस पी प्लस क्यू। इस 78 को उठा के इस तरफ भेजा तो ये आ जाएगा 90 माइनस 78 इक्वल टू पी प्लस क्यू, कितना आ गया पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पी प्लस क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 98 माइनस 78, तो कितना आ जाएगा 12। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये बाद में काम आएगी हमें। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई क्या, 90 प्लस पी प्लस क्यू कितना आ गया 12, पी प्लस क्यू कितना आ गया 12 के बराबर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, अब हमें पी और क्यू निकालना है, क्या निकालना है, पी और क्यू निकालना है। ठीक है, तो पी और क्यू अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो मीडियन का, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, n/2 निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, n/2, n की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 9/2 कितना हो गया 45, यानी n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। तो मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास क्या होगा पहले वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, n/2 कितना आया 45 आया, अभी हमने देखा था n/2 कितना आया था हमारे पास 45 आया था, n/2 कितना आया 45 आया। ठीक है, तो सी एफ में, इस सी एफ में हमें देखना है, सी एफ में पूरा सी एफ को देखेंगे, पी सी एफ के हर टर्म को देखेंगे जो कि 45 से जस्ट ज़्यादा हो, 45, यानी कि जो हमारा n/2 कितना है 45 है, 45 से जस्ट ज़्यादा कौन है, ये 60 प्लस पी दिख रहा है ना, 60 प्लस क्या है पी है, 60 प्लस पी है, ये क्या होगा 45 से ज़्यादा होगा, क्या होगा 45 से ज़्यादा। तो इस पूरी लाइन को हमें क्या कर देना है, एक सर्कल कर देना है, इस पूरी लाइन को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 50 से 60, ये जो यहाँ पर लिखा है ना क्लास में, ये जो मार्क्स लिखे हैं हमने,
तो मार्क्स में ये जो क्या है 50 + 60, ये 50 से 60 यही क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। 50 से 60, 50 से 60 ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। और मीडियन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मीडियन के लिए हमें एफ चाहिए होता है। तो एफ ये जो इसी की बॉक्स के अंदर ये जो मैंने येलो बॉक्स बना रखा है ना पूरा, ये जो मैंने येलो बॉक्स बना रखा है पूरा ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये 20, ये जो 20 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 20, ये 20 है, ठीक है 20 ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और इस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाला इसको कहते हैं हम सी एफ, इसको कहते हैं सी एफ। इस ये जो वैल्यू होगी इस बॉक्स के जस्ट ऊपर, ये जो सी एफ वाली टेबल दिख रही है सी एफ वाली टेबल में जस्ट इस बॉक्स के ऊपर वाला जो नंबर होगा 40 + P दो जे लिखा है, ये क्या होगा सी एफ होगा, ये क्या होगा सी एफ। और जो लोअर लिमिट होती है, और जो ये मीडियम क्लास में ये 50 है, ये जो लोअर लिमिट है इसको कहते हैं हम एल, इसको कहते हैं एल, ये हो गई एल। यानी कि एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 है, एफ की वैल्यू कितनी है 20 है इसमें, और एफ की वैल्यू कितनी है 20 है, और सी एफ की वैल्यू कितनी है 40 + P है, सी एफ की वैल्यू कितनी है 40 + P है, सी एफ की वैल्यू कितनी है 40 + P। तो सब वैल्यू मिल गई हमें। अगर सब वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है n अपॉन एल प्लस n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला मीडियन का। और मीडियन की वैल्यू हमें देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, हमें पी और क्यू वैल्यू निकालना है। तो मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है, मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है, तो मीडियन की जगह पर लिख देंगे 50। मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। और एल की वैल्यू यहाँ पर देखिए, एल की वैल्यू कितनी है 50, एल भी हमारे पास कितना है 50 है। और एन अपॉन टू अभी हमने ये ऊपर निकाला था, कितना आया था 45। तो 45 माइनस सी एफ कितना है 40 + P है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा 40 + P लिख दिया, अपॉन, ठीक है, अपॉन एफ कितना है 20 है, तो नीचे 20 आ गया। और इंटू कितना होता है, इंटू एच, एच पता है ना क्या होता है, एच होता है ये जो मार्क्स देखे ना क्लास मार्क्स, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 50 से 60 ये जो दे रखे ये हमें, ठीक है। इनके बीच का गैप 20 और 30, 30 के बीच में कितना गैप होगा 20 और 30 के बीच में, इन सब के गैप कितना दे रखा है 10 का। तो इंटू आ जाएगा 10, इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, मतलब 10 है, तो 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम्स, 10 से 20 कट गया 2 टाइम्स, और ये 50 से 50 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, यहाँ तो बच गया 0, यहाँ तो कितना बच गया 0 बच गया, इस साइड 0 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 45 है, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस ये जो माइनस दिख रहा है ना बीच में माइनस दिख रहा है, इसको ब्रैकेट को खोल दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ, इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूँ, ब्रैकेट को क्या कर दूँ खोल दूँ, तो अंदर जाके माइनस क्या कर देगा, दोनों का साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस कितना हो जाएगा 45 माइनस, ठीक है 45 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 माइनस 40 माइनस P अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है, अपॉन 2। इस 2 को मैंने उठा के वहाँ भेजा, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और 45 माइनस 40 कितना होता है 5 होता है, 5 माइनस P आ गया। और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, P की वैल्यू 5 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बनाई थी ना मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने बनाई थी एक इक्वेशन 1 बनाई थी, ये वाली देखिएगा, ये यहाँ पर जो बना रखी है इक्वेशन 1, P + Q इक्वल कितना है 12 है, P + Q इक्वल कितना है 12 है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन में P + Q इक्वल कितना है 12 है, P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो P की जगह 5 रखा, 5 + Q इक्वल 12, तो Q इक्वल आ गया 12 माइनस 5, Q इक्वल कितना आ गया, Q इक्वल आ गया 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना होता है 7, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, Q की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है, Q की वैल्यू 7। तो P और Q दोनों निकाल दिए, P की वैल्यू 5 है, P की वैल्यू 5 है, और Q की वैल्यू कितनी है 7 है, दोनों वैल्यू हमारी निकल चुकी है, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब इसने मोड निकालने को भी कहा है, हमें क्या निकालना है मोड भी निकालना है, ठीक है, मोड भी निकालना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं टेबल को दोबारा बना रहा हूँ ज़रा अच्छे से। अब P और Q की वैल्यू भी इसमें रख देंगे, P और Q की वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने मार्क्स ये हो गया 20 30, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तो मेरा पेज थोड़े आगे पीछे हो गए इसलिए, ठीक है, तो इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा। 20 30 40 50 60 70 और 80, ठीक है, ये हमें दे रखा है, इतना क्लास मार्क्स दिया हमें, ठीक है। तो ये 30 40 50 60 70 80 और 90,
मोड निकालना तो सबसे आसान है, ठीक है। मीन, मोड और मीडियन, इसमें सबसे आसान क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या देखिए, अब सबसे पहले पी था, सबसे पहले क्या दिया था, पी, तो पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो गई, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है 15, ठीक है। फिर आ गया 25, ठीक है, 25, फिर देखा 20, ठीक है। फिर आता फिर क्यू, यहाँ पर क्यू दिया था, क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7 आई है, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 7, तो उसकी जगह 7 लिख दिया। फिर 8 है, फिर कितना हमारे पास 10 है, ठीक है। ये हमारा एफ आई हो गया, ठीक है, ये हमारा एफ आई हो गया, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों हमें दिए होंगे, इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है मॉडल क्लास, क्या निकालना है, मॉडल क्लास, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है, हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन है, 25। तो इस 25 वाले को पूरे को हमें सर्कल कर देना है, क्या कर देना है, सर्कल। तो इसमें जो ये क्लास आ रही है 40 से 50, यही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, यही क्या होगी, मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट आई है 40, यही क्या होगा, हमारा एल होगा, इसकी वही ये क्या होगी, एल होगी, ठीक है। और ये जो मैंने 25 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है 25, इसको लिखेंगे F1, इसको क्या लिखते हैं, F1। और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 लिखते हैं, और इससे नीचे वाली को क्या लिखते हैं, F2 लिखते हैं, इसको आप याद रखना है। यानी कि F1 जो है वो कितना है, 25 है, ठीक है। F1 कितना है, 25 है। F0 कितना है, 15 है। और F2 कितना है, 20 है। इस सार बस इतनी वैल्यू हमें चाहिए। और H की वैल्यू आपको पता ही है 10 है, यानी कि गैप कितना है, 10 है। अब हमें क्या यूज़ करना है, बस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस, ठीक है। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 इंटू 2F1, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है हमारे पास मोड का फॉर्मूला। तो बस इसमें वैल्यू रखनी है, एल की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी, तो एल की जगह पे 40 रख दिया, प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 25 है, ठीक है, 25 माइनस, और F0 की वैल्यू है 15, 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 25, F1 की वैल्यू 25 है ना, माइनस F0 कितना है, 15 है, माइनस F2 कितना है, 20, और इंटू H कितना है हमारे पास, 10 है। बस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस ऊपर कितना है, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 आ गया, अपॉन में 2 इंटू 25 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। माइनस 15 माइनस 20 इंटू 10 हो गया, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, इक्वल टू 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस, यहाँ देखिएगा ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 और 10 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर ही ऊपर, तो 10 और 10 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। ऊपर तो आ गया 100, और नीचे अगर नीचे सबको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसको अगर 5 से कट करें, 5 20 जा 100 और 5 3 जा 15, तो ये आ गया 40 प्लस 20 अपॉन 3। और इसको कट करें अगर पॉइंट निकाले तो कितना आ जाएगा, 3 6 इज 18.6, 6 चलते जाएगा, तो इसको मैं 6 7 लिख सकता हूँ, 6 वैसे तो अगर देखें तो 6.66666 चलते जाएगा, लेकिन मैंने रोक दिया इसको 6.67 पे। तो 40 प्लस 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो 46.67। तो ये आ गया हमारे पास क्या, मोड की वैल्यू कितनी आ रही है, मोड इज इक्वल टू आ रहा है 46.67, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्या हो गई, सेक्शन डी भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेक्शन डी भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं सोच रहा था सेक्शन ई भी कंप्लीट कर लें, लेकिन सेक्शन डी के क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया इसमें, ठीक है। अब तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन ई की वैल्यू, सेक्शन ई जो है हम क्या कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, सेक्शन ई को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में सेक्शन ई भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी वीडियो आप, ठीक है, बाकी जो हमारा सेक्शन ई बचा है उसको हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है, मैं उस टॉपिक को भी डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हमारा ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, या कोई भी आपको परेशानी हो रही हो, ठीक है, तो आज को
कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।